हेलो फ्रेंड्स, आज हम राज व्यवस्था का परिचय देखेंगे ना। इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंतर्गत राज व्यवस्था के जो बेसिक सिद्धांत है उनको जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि राज्य क्या होता है। व्हाट इज एन स्टेट। व्हाट इज ए स्टेट। स्टेट क्या होता है, राज्य क्या होता है। तो राज्य एक राजनीतिक और विधिक संगठन है जिसमें एक निश्चित क्षेत्र होता है, जनसंख्या होती है, सरकार होता है और सरकार होती है और संप्रभु होती है, संप्रभुता होती है। अर्थात राज्य के चार अंग होना कंपलसरी है। कौन कौन से? एक तो निश्चित भूभाग, जिसे हम क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्र होना चाहिए। उसकी एक जनसंख्या होनी चाहिए, है ना। अगर कोई राज्य है तो उसमें जनसंख्या का होना अनिवार्य है। तीसरा, सरकार होनी चाहिए वहां पे। और चौथा, संप्रभुता होना चाहिए। इनका हम डिटेल में अध्ययन अभी करेंगे। क्या होनी चाहिए? संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता, ठीक है। तो इन चारों का देखते हैं। सबसे पहले जनसंख्या। जनसंख्या राज्य का आधारभूत तत्व है। बिना जनसंख्या के राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। ये जनसंख्या किसी विशेष जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति या सामाजिक व्यवस्था में संगठित हो सकती है। नेक्स्ट आता है क्षेत्र। राज्य का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना आवश्यक है। इस क्षेत्र के भीतर ही राज्य की सीमाएं निर्धारित होती है, जिसमें उस राज्य का कानून लागू होता है। क्षेत्र में भूमि, जल, आकाश, मतलब ये जो हिस्से पूरे आते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट या सरकार। सरकार वो संस्था है जो राज्य को संचालित करती है और जनसंख्या पर अधिकार, कानून, व्यवस्था लागू करती है। ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के रूप में विभाजित होती है। नेक्स्ट आता है संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का सर्वोच्च तत्व है जो इसे स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करती है। संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य के भीतर उसकी सत्ता सर्वोच्च होती है और बाहरी किसी शक्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं होता। मतलब संप्रभुता का कहने का तात्पर्य है कि आंतरिक और बाह्य मामले में, राज्य के आंतरिक और बाह्य मामले में किसी तरह का कोई भी हस्तक्षेप अन्य राज्य या अन्य लोग नहीं कर सकते। जो संप्रभुता है ना, संप्रभुता बाहरी और आंतरिक मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा किसी अन्य इकाई के द्वारा। तो ये संप्रभुता कहलाती है। ये चारों तत्व राज्य के निर्माण और उसके अस्तित्व के लिए अनिवार्य है ना। अनिवार्य के लिए हमें, मैं बता दूं कि जो राज्य की ये परिभाषा जो लिखी है यहाँ पे, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछी जा चुकी है। यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि राज्य की परिभाषा क्या है। व्हाट इज ए स्टेट, ये परिभाषा पूछी जा चुकी है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में। इसलिए आपको ये चीजें याद रखनी है कि उसके अंतर्गत आपको क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता दिखेगी, वही आप ऑप्शन आप लगाएंगे, है ना। तो ये राज्य की परिभाषा। भारतीय संविधान का अगर आप आर्टिकल 12 देखेंगे, है ना, आर्टिकल 12, तो उसमें राज्य बताया गया है कि राज्य में कौन कौन सी इकाइयां आती है ना। जैसे केंद्र की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, है ना, स्थानीय स्वशासन और अन्य प्राधिकार। ये चार पांच चीजें उसमें बताई गई है। तो आर्टिकल 12 में राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी जो देश के, इंडिया के अंतर्गत चीजें हैं वो आएंगी, है ना। राज्य की परिभाषा वहां पे इस तरह से बताई गई है ना। केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय प्राधिकार और अन्य प्राधिकार में राज्य के संगठक तत्व बताए गए। जब मैं मूल अधिकार पढ़ाऊंगा आपको, तो वहां पे इस चीज का विशेष रूप से उल्लेख करूंगा, आर्टिकल 12 के तहत जो राज्य की डेफिनेशन उन्होंने बताई। नेक्स्ट आता है हमारा सत्तावादी राज, अथॉरिटेरियन स्टेट। क्या होता है? सत्तावादी राज्य में सत्ता एक व्यक्ति या छोटे समूह के हाथों में केंद्रित होती है और उस पर नागरिकों का नियंत्रण बहुत ही सीमित या नहीं के बराबर होता है। ऐसे राज्य में व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता सीमित होती है और सरकार की नीतियां और निर्णयों पर सवाल उठाना कठिन या असंभव हो जाता है। जैसे आप देखेंगे राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है? राजा का शासन होता है। राजा का शासन होता है, राजा के शब्द ही कानून। राजा जो कह देता है वही कानून बन जाता है। राजा राजा का शासन होता है और उसके शब्द ही कानून बन जाते हैं ना, उसके शब्द ही
कानून, जो वो कहता है वो कानून के रूप में माना जाता है। तानाशाही शासन भी आपने देखा होगा। तानाशाही जैसे ये अगर आपने देखा होगा, लुई 14 फ्रांस में जो था, लुई 14 राजतंत्र में, लुई 14 तानाशाही शासन में जो जर्मनी और इटली में, जर्मनी और इटली में था ये शासन, इसके हिटलर और मुसोलिनी के नेतृत्व में, हिटलर और मुसोलिनी, मुसोलिनी के नेतृत्व में ये तानाशाही शासन आ गया था। तानाशाही शासन क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं जैसे हिटलर, ये तानाशाह बन जाता है, अपने हिसाब से नियम कानून बनाता है और एक तरह से लोगों को अपने जो राष्ट्रवाद का डर बताकर, है ना, कि हम राष्ट्रवाद के डर पर, मतलब एक तरह से ऐसा जो ऐसा शासन स्थापित करते हैं जो लोकतंत्र विरोधी हो, शांति विरोधी हो, इस तरह से शासन स्थापित करते हैं। एक दल का शासन, एक दल का शासन क्या होता है? एक दल के शासन में आप देखेंगे, जैसे चीन में आप शासन देखोगे, रूस में आप शासन देखोगे, वहां पे एक दल की सरकारी के अंदर प्रतिनिधि है, वो बदलते हैं लेकिन दल नहीं बदलता है ना, प्रतिनिधि बदलते हैं लेकिन दल नहीं बदलता है। इससे क्या होता है, वहां भी एक तरह से वो सत्तावादी राज कहलाता है। ठीक है, एक दल का शासन। सैन्य शासन, सैन्य शासन में जो सैनिक अधिकारी होते हैं वो शासन को चलाते हैं ना, सैन्य अधिकारी जो शासन को चलाते हैं। इससे क्या होता है, जो सॉफ्ट पावर है लोकतंत्र की, मतलब एक राज्य की, वो प्राप्त नहीं हो पाती। जो सैनिक लोग शासन करते हैं उससे एक तरह से अराजकता व्याप्त रहती है। जैसे आपने देखा होगा म्यांमार में जुंता का शासन है, म्यांमार, म्यांमार में सैन्य शासन है। तो यहाँ पे सैन्य शासन, सैन्य शासन, ये सैन्य शासन कहलाता है। नेक्स्ट आता है लोकतांत्रिक राज्य। लोकतांत्रिक राज्य वो शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता का स्रोत जनता होती है ना। क्या होती है? जनता के पास जो सत्ता होती है, मतलब जनता या तो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाती है या स्वयं वो प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। नागरिकों को अपनी सरकार चुनने, निर्णयों में भाग लेने, अपने प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने का अधिकार होता है। अब आता है लोकतंत्र, जो वर्तमान में काफी देशों में प्रचलित है और सामान्यतः शासन करने की प्रणाली में अभी तक का यह सर्वोत्तम उपकरण माना जाता है। कौन? लोकतंत्र। लोकतंत्र उस शासन प्रणाली में, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता का स्रोत जनता होती है और शासन जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता के माध्यम से होती है ना। आपने एक नाम सुना होगा, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कौन थे? अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने लोकतंत्र की, लिंकन, इन्होंने लोकतंत्र की एक परिभाषा दी थी, जो जनता के लिए, जो ये लिखा है यहाँ पे ना, जनता के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, और तीसरा जनता के माध्यम से होता है। कौन सा? जनता के माध्यम से है ना। तो ये शासन व्यवस्था इसमें कहलाती है जनता सर्वोच्च होती है। इसमें नागरिकों को अपनी सरकार चुनने, उनके कार्यों में भाग लेने का अधिकार होता है। लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार ये वो व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को बराबर का अधिकार होता है और सरकार लोगों की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करती है। अब लोकतंत्र की अगर विशेषता देखें तो जनता की संप्रभुता, जैसे मैंने बताया था, जनता संप्रभु है। लोकतंत्र में जनता का वास्तविक, लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक स्रोत जनता होती है। नागरिक अपनी इच्छा अनुसार सरकार गठन करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे बदलने का अधिकार भी रखते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होते हैं, जिसमें नागरिकों को समान रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर प्राप्त होता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा होती है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, समानता जैसे मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ये अधिकार नागरिकों को अपने विचार अभिव्यक्त करने, सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अवसर प्रदान करते हैं।
कानून का शासन होता है, रूल ऑफ लॉ होता है। लोकतांत्रिक शासन में सभी लोग कानून के अधीन होते हैं, कानून का पालन सभी के लिए समान होता है, चाहे वो आम नागरिक हो या उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, है ना। तो ये लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। संविधान होता है, लोकतंत्र में एक संविधान होता है जो राज्य की संरचना, नागरिकों के अधिकार, सरकार के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। लोकतंत्र का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है। नागरिकों की भागीदारी, सिटीजन पार्टनरशिप होती है, पार्टिसिपेशन। लोकतंत्र में नागरिकों को विभिन्न तरीकों से शासन में भाग लेने का अवसर मिलता, जैसे कि मतदान, विरोध प्रदर्शन, विभिन्न संगठनों के माध्यम से ये चीजें करते हैं। मतदान करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, जैसे कभी कोई ऐसा कार्य हो जाता है जिससे सरकार विरोधी भावनाएं बढ़ जाती है और लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। विभिन्न संगठन होते हैं जिसके अंतर्गत आप एनजीओ देखेंगे, है ना। एनजीओ वगैरह होते हैं जो लोगों के अधिकारों के लिए कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के प्रकार में आप देखेंगे तो सबसे पहले आता है प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होती है या अधिकांश देशों में ये वाला सिस्टम अपनाया जाता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र। क्योंकि जनता की अगर प्रत्यक्ष भागीदारी से लोकतंत्र चलेगा तो उसमें ये समस्या उत्पन्न होगी कि निर्णय लेने में चैलेंज होगा, इसलिए ज्यादा जनसंख्या का एक निर्धारित जनसंख्या का प्रतिनिधि भेजा जाता है, जहाँ पे वो संसद या जो उनका एक ढांचा होता है उसके अंतर्गत, और वो नीतियों का निर्माण करते हैं। इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। इस प्रणाली में नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और उनके लिए नीतियों और निर्णयों का निर्धारण करते हैं। जैसे भारत, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र है। दूसरा आता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक सीधे ही सरकार के निर्णयों में भाग लेते और नीतियां बनाते हैं। इसका उदाहरण स्विट्जरलैंड के कुछ क्षेत्रीय स्तरों पर देखा जाता है। स्विट्जरलैंड विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है। लोकतंत्र के लाभ अगर हम देखें तो यहाँ पे समानता और स्वतंत्रता का संरक्षण मिलता है, सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। जवाबदेहिता होती है, सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाता है। न्याय और कानून का शासन होता है, कानून का पालन समान रूप से होता है जिसमें न्याय की स्थापना होती है। नागरिकों का सशक्तिकरण होता है, नागरिक अपने विचारों और इच्छाओं के अनुसार सरकार में भाग लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली जो नागरिकों को अधिकतम स्वतंत्रता, समानता और भागीदारी प्रदान करती है। इसलिए जब भी आपने देखा होगा कि वर्तमान विश्व में जो विभिन्न देशों में लोकतंत्र स्थापित करने की बात की जाती है, आप देखेंगे कि जो अमेरिका है, बहुत सारे देशों में अगर कोई जैसे किसी तरह के तनाव या विद्रोह वगैरह होते हैं तो वहाँ पे लोकतंत्र के लिए अपनी सेनाओं को भेजता है। जैसे अफगानिस्तान में उन्होंने लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया था, अफगानिस्तान में कुछ वर्षों पहले, ठीक है। इस तरह से अमेरिका, जो बड़े बड़े देश होते हैं, जो शक्तिशाली देश अपने आप को मानते हैं, लोकतांत्रिक पद्धति को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो इस तरह के कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे संविधान क्या होता है। संविधान किसी देश की सर्वोच्च विधिक दस्तावेज होता है जो सरकार की संरचना, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। ये राज्य के संचालन की प्रक्रिया, शासन प्रणाली और विभिन्न संस्थाओं के कार्य क्षेत्र और सीमाओं का निर्धारण करता है। संविधान का उद्देश्य सरकार को नियंत्रित करना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना होता है। संविधान के अगर हम प्रकारों को देखें तो लिखित या अलिखित संविधान होता है, रिटर्न और अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान क्या होता है? लिखित संविधान वो होता है जिसमें व्यवस्थित रूप से एक दस्तावेज के रूप में संकलित किया गया हो और ना किया गया, इसे किसी एक समय पर विशेष सभा या समिति द्वारा तैयार किया जाता है और स्पष्ट रूप से दस्तावेजों में संकलित किया जाता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे भारत और अमेरिका में लिखित संविधान है, अर्थात यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी, लोगों ने डिस्कशन किया, फिर संविधान का निर्माण किया। अलिखित संविधान क्या होता है? अलिखित संविधान वो होता है जो रूल, परंपरा या कोई रूढ़ी वगैरह चली आ रही है उनको ये अडॉप्ट कर लिया और ऐसा माने जाने लगा कि यही संविधान है, तो वहाँ पे इससे कोई दस्तावेज वगैरह लिखे नहीं गए, वो अलिखित संविधान कहलाता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान क्या होता है? अलिखित संविधान कहलाता है। अलिखित संविधान का मतलब यह है कि यह लिखित रूप में मौजूद नहीं होता, बल्कि इसका तात्पर्य है कि अलग अलग कानूनों, परंपराओं, न्यायिक निर्णयों और अन्य विधिक दस्तावेजों में बिखरा हुआ होता है। इसमें कोई विशेष दस्तावेज नहीं होता।
जो इसे समग्र रूप से प्रस्तुत करता हो। इंग्लैंड का संविधान एक अलिखित संविधान का उदाहरण है, जो परंपराओं, संसदीय निर्णयों और न्यायालयों के फैसलों पर आधारित है। नेक्स्ट आता है हमारा संविधान का अगर प्रकार देखें, कठोर और लचीला संविधान, है ना। कौन सा? कठोर और लचीला संविधान, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। कठोर संविधान क्या होता है? कठोर संविधान वो होता है जिसके प्रावधानों को आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उनके प्रावधानों को अगर बदलना हो तो विशेष प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। कठोर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठिन होती है और इसके लिए विशेष प्रक्रियाओं या बहुमत की आवश्यकता होती है। संशोधन के लिए विधायिका के दोनों सदनों में विशेष बहुमत या किसी विशेष प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होता है। यह संविधान स्थायित्व और स्थिरता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए अमेरिका का संविधान कठोर है क्योंकि उसमें संशोधन करना एक कठिन प्रक्रिया कहलाती है। दूसरा आता है लचीला संविधान। लचीला संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आसान होती है। इसे साधारण कानून की प्रक्रिया से ही बदला जा सकता है ना। इसे साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया के माध्यम से ही बदला जा सकता है। इस प्रकार का संविधान परिवर्तनशील होता है और समय के साथ बदलती आवश्यकताओं के अनुसार इसमें संशोधन किया जा सकता है। जैसे इंग्लैंड का संविधान लचीला है क्योंकि इसमें साधारण कानून प्रक्रिया से संशोधन संभव है ना। नेक्स्ट आता है हमारा विकसित और निर्मित संविधान, इवोल्व्ड और इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। विकसित संविधान क्या कहलाता है? विकसित संविधान में धीरे धीरे समय के साथ परंपराओं, रीतियों, विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप बनता है। ये किसी विशेष सभा या समिति द्वारा एक बार में नहीं बनाया गया होता, बल्कि ये वर्षों के दौरान धीरे धीरे विकसित होता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो इंग्लैंड का एक संविधान है जो परंपरा और न्यायिक निर्णयों के आधार पर विकसित हुआ है ना। ये विकसित मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे रूल और रेगुलेशन बनते गए। जबकि निर्मित संविधान क्या होता है? इसको बनाया जाता है संविधान सभा के द्वारा। निर्मित संविधान निर्मित संविधान वो होता है जो किसी विशेष रूप में किसी सभा या समिति द्वारा तैयार किया गया हो। इसे एक निश्चित समय पर विशेष रूप से लिखा जाता है और इसे एक बार में लागू किया जाता है। भारत और अमेरिका का संविधान निर्मित संविधान के उदाहरण है, जिन्हें संविधान सभा ने बनाया और लागू किया। संविधान किसी भी राज्य का मूल आधार होता है जो उस राज्य की शासन प्रणाली, नागरिक अधिकारों और संस्थाओं की सीमाओं का निर्धारण करता है। संविधान के प्रकार जैसे कि लिखित, अलिखित, कठोर, लचीला और विकसित, निर्मित हमें विभिन्न देशों की शासन व्यवस्था और कानून निर्माण प्रक्रियाओं को समझने में मदद करते हैं। भारत का संविधान लिखित, लचीला और कठोर दोनों को समाहित करता है और इसे एक निर्मित संविधान के रूप में व्यक्त करता है। अर्थात कहना चाहते हैं कि भारत के संविधान को अगर हम देखेंगे, भारत का संविधान क्या है? एक तो निर्मित संविधान है क्योंकि इसका एक संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसमें साधारण बहुमत से भी परिवर्तन होता है और विशेष बहुमत से भी इसको चेंज किया जा सकता है। तो ये कठोर और लचीले ना, कठोर और लचीला दोनों का समन्वय है ना। कठोर और लचीला दोनों का समन्वय है। ठीक है, तो भारतीय संविधान इस तरह से है ना। वो भारतीय संविधान में आगे मैं बताऊंगा कि एक ये अर्ध संघ की भांति कार्य करता है ना, अर्ध संघ कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें संघ की विशेषताएं भी पाई जाती है और जो एकात्मक शासन वाले व्यवस्था होती है वो भी इसमें पाई जाती है। क्या आगे मैं बताऊंगा। अब लोकतंत्र के प्रकारों को हम देखें तो शक्ति विभाजन के आधार पर, है ना, सबसे पहले शक्ति विभाजन के आधार पर अगर लोकतंत्र के प्रकारों को देखें तो दो तरह से होता है, संघात्मक और एकात्मक, जो अभी इसके पहले मैं बता रहा था, है ना। शक्ति विभाजन के आधार पर संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक प्रणाली क्या होती है? संघात्मक प्रणाली में ये बता देता हूँ थोड़ा सा इधर। बहुत सारे राज्य होते हैं छोटे छोटे, ये राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं क्योंकि ये सब एक यूनिटी से बनना चाहते हैं। अगर ये सारे राज्य एक यूनिटी से बनना चाहते हैं तो एक इकाई का गठन करते हैं, है ना। और सारी शक्तियां इस इकाई को सौंप देते हैं ना, सारी शक्तियां इस इकाई को सौंप देते हैं। तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा। संघात्मक शासन प्रणाली में सत्ता का विकेंद्रीकरण दो स्तर पर होता है, एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार या प्रांत सरकार। इस प्रणाली में दोनों सरकारें स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और अपने अधिकार और शक्तियों को संविधान के तहत साझा करती है।
उदाहरण के लिए भारत, अमेरिका, कनाडा संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली की अगर विशेषताओं को देखें तो शक्ति का वितरण, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, संविधान को केंद्र और राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और संविधान को सर्वोच्च विधि माना जाता है। विधिक स्वायत्तता होती है, केंद्र और राज्य अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कानून बना। अब आता है शक्ति विभाजन के आधार पर, है ना, शक्ति विभाजन के आधार पर। ये हमने किसके आधार पर देखा था? अच्छा, ये शक्ति विभाजन के आधार पर एकात्मक प्रणाली, ये अपने संघात्मक प्रणाली देखी। अब एकात्मक प्रणाली, एकात्मक प्रणाली क्या होती है? एकात्मक शासन प्रणाली में सभी शक्तियां केंद्रीय सरकार के पास होती है और इस प्रणाली में राज्य या प्रांत सरकारें होती है, परंतु वे केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे इंग्लैंड में, फ्रांस में, जापान में एकात्मक शासन पाया जाता है। कि अगर विशेषताओं को देखें तो केंद्रीय शक्ति होती है, सभी शक्तियां केंद्रीय सरकार के पास होती है, संपूर्ण अधिकार, केंद्रीय सरकार सभी निर्णय लेती है और राज्य के पास सीमित या बहुत ही कम शक्तियां होती है। समान कानून, पूरे देश में समान कानून और नीतियां लागू की जाती है। अब हमने देखा ये शक्ति विभाजन के आधार पर था। अब संस्थाओं के आधार पर, संस्थाओं के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक होता है अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल और दूसरा होता है संसदीय या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अध्यक्षात्मक और संसदीय लोकतंत्र। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, ये सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग स्वतंत्र शाखाएं होती है। उदाहरण के लिए अमेरिका और ब्राजील अध्यक्षात्मक प्रणाली का पालन करते हैं। कि अगर विशेषताओं को देखें तो इसमें स्वतंत्र कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका विधायिका से अलग होती है और एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती। राष्ट्रपति की स्वतंत्रता होती है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है और उसे निर्धारित समय तक कार्यकाल दिया जाता है। सरकार की स्थिरता रहती है इसमें, कार्यपालिका का प्रमुख का जो होता है कार्यकाल निश्चित होता है जिससे स्थिरता बनी रहती है। संसदीय लोकतंत्र को अगर हम देखें जो भारत में है, संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका और विधायिका के एक निकट संबंध होता है, अर्थात कार्यपालिका विधायिका के अंदर से ही बनती है। विधायिका के जो सदस्य होते हैं वो कार्यपालिका के सदस्य भी कहलाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री विधायिका का सदस्य होता है और उसे विधायिका का विश्वास प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए भारत, ब्रिटेन और कनाडा संसदीय प्रणाली का पालन करते हैं। संसदीय लोकतंत्र की विशेषताओं में देखें तो सहयोग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता है, कार्यपालिका और विधायिकाओं में घनिष्ठ संबंध होता है। कैसे होता है? क्योंकि जो कार्यपालिका होती है विधायिका का ही हिस्सा होती है, जबकि मैंने अध्यक्षात्मक व्यवस्था में बताया था कि वहां पे कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो विधायिका के सदस्यों से एकदम अलग होते हैं। विधायिका में विश्वास, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को सदन का विश्वास प्राप्त होता है, मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व की यहाँ पे भावना देखी जाती है। क्या देखी जाती है? सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व ना, उत्तरदायित्व। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे मिलती है। अब प्रमुख को हटाने की यदि प्रधानमंत्री को सदन का विश्वास नहीं रहता है तो उसे हटाया जा सकता है ना, अविश्वास प्रस्ताव लाकर जो सरकार को हटाया जा सकता है। अब भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप हम देखें तो भारतीय लोकतंत्र एक संघात्मक शासन संसदीय व्यवस्था है ना। भारत संघात्मक है, संसदीय लोकतंत्र अपना रखा है जो कि जनता की संप्रभुता पर आधारित है। भारत का संविधान इसे एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसमें प्रत्येक नागरिक को समान मतदान का अधिकार प्राप्त है। जबकि सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो लोकतंत्र है वो सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को माना जाता है। संघात्मक संरचना के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र और राज्यों को अपनी अपनी सरकारें होती है जो संविधान के अनुसार कार्य करती है।
संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका का घनिष्ठ संबंध होता है। प्रधानमंत्री जो कि सरकार का प्रमुख होता है, संसद का विश्वास प्राप्त करता है और मंत्री परिषद के साथ कार्य करता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, लेकिन इसकी भूमिका सांकेतिक होती है ना। भारतीय लोकतंत्र में मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। तो राष्ट्रपति भारत में संवैधानिक प्रमुख होता है, परंतु वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है, राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां क्या होती है? प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां। भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है कि ये धर्मनिरपेक्षता, समानता और मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, जिसमें एक विविध और एकीकृत राष्ट्र की भावना बनी रहती है। अब भारत द्वारा संसदीय लोकतंत्र अपनाने के कारणों को हम देखें तो उसमें सबसे पहले तो यह आएगा कि जब हम स्वतंत्र हुए थे 1947 में, ब्रिटेन का शासन था और ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था प्रचलन में थी, तो उन्होंने भारत में भी लागू कर रखी थी। इससे क्या हुआ? भारतीय लोगों को संसदीय परंपरा से काफी मेल मिलाप था और वो उनके अनुभवों को अच्छे से जानते थे। इसलिए भारत में सबसे प्रमुख कारण तो ये माना जाता है कि भारत के जो लोग थे, जब संविधान निर्माता जो लोग थे, वो संसदीय व्यवस्था से अच्छे से परिचित थे। पहला कारण तो ये माना जाता है कि भारत द्वारा संसदीय लोकतंत्र अपनाने का कारण ये था। और आगे हम देखते हैं, इसके जरिए कार्यपालिका विधेयक जवाबदेह बनाया जा सकता था। सबसे पहले दूसरा ये था कि कार्यपालिका और विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाना भी जरूरी था, है ना। तो कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से निकलेंगे तो वो एक जवाबदेहिता का कार्य करेंगे, नहीं तो उनको हटाया जा सकता है। कैसे? जैसे अविश्वास प्रस्ताव, है ना, बहुत सारी चीजें इस तरह से होती है संसदीय व्यवस्था में कि जो कार्यपालिका को हटाया जा सकता है। ये प्रणाली विविधता भरे समाज में प्रतिनिधित्व और स्थिरता सुनिश्चित करती है, जिससे सरकार का जवाबदेही और पारदर्शी ढंग से संचालन संभव हो पाता है। इसलिए संसदीय व्यवस्था को भारत में अपनाया गया। अब हम कुछ अन्य चीजों को देख लेते हैं, जैसे छोटी छोटी बातें। जैसे विधेयक क्या होता है? विधेयक जब किसी अधिनियम को बनाया जाता है, अधिनियम को बनाया जाता है तो उसके लिए विधेयक प्रस्तुत किया जाता है ना। विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग विधेयक, अन्य ओबीसी अधिनियम बना, उसके पहले ओबीसी का विधेयक लाया गया, फिर ओबीसी एक्ट बना, ओबीसी अधिनियम, ठीक है। तो ये विधेयक कहलाता है। और एक्ट एक्ट जैसे कोई एक्ट बनता है वो एक्ट कहलाता है। सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा था, एक विधेयक जो सरकार लाती है वो विधेयक कहलाता है, अधिनियम सरकार बनाती है अधिनियम कहलाता है। अध्यादेश, अध्यादेश अगर आपने देखा होगा, इसको मैं अगर थोड़ा बाद में और अच्छे से बताऊंगा, अभी सही से नहीं समझा पा रहा हूँ। अध्यादेश, अध्यादेश जैसे जब सरकार लोकसभा या राज्यसभा में से कोई सदन या दोनों सदन उसमें नहीं हो, चल नहीं रहे हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके अध्यादेश ला सकता है। जब कोई विधि या कानून को, मतलब कोई विधि को लागू करना अनिवार्यता प्रतीत होता है, तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। संवैधानिक संस्थाएं क्या होती है? संवैधानिक संस्थाएं जिसका संविधान में जिक्र होता है, जैसे SC ST आयोग, OBC आयोग, ये संविधान में इनका जिक्र है, इसलिए इन्हें संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या है? गैर संवैधानिक संस्थाएं वो कहलाती है जिनका संविधान में जिक्र नहीं होता, लेकिन ये संविधान की मान्यताओं, है ना, संविधान की मान्यताओं या उनकी भावना के अनुरूप होती है, उनकी भावना के अनुरूप होती है, तो उनको हम गैर संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। इसके अंतर्गत नीति आयोग आ जाता है ना, नीति आयोग आ जाता है, महिला आयोग, NHRC ना, ह्यूमन राइट कमीशन, क्योंकि इन्हें ये गैर संवैधानिक है ना, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहलाती है।
असंवैधानिक संस्थाएं क्या होती है? असंवैधानिक संस्थाएं वो होती है जो सरकार जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ होती है ना, मूल भावना के खिलाफ होती है। संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ होती है, उसे हम असंवैधानिक संस्था कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा 99वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी का गठन किया गया था। इसको जो सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया था और इसको समाप्त कर दिया था। तो 99वां जो संविधान संशोधन है कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। तो ये असंवैधानिक कहलाएंगे, है ना, असंवैधानिक संस्था कहलाएगी। नेक्स्ट आता है सांविधिक संस्था। सांविधिक संस्था क्या होता है? जिसमें जो संसद कोई अधिनियम बनाती है और उस अधिनियम के बल पर कोई संस्था का गठन किया जाता है, वो सांविधिक संस्था कहलाती है। जैसे आप देखोगे सांविधिक संस्था में आप देखेंगे तो ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये जो है सांविधिक संस्थाएं कहलाती है। ठीक है, अब हम आगे देखें तो बहुमत के प्रकारों को देख लेते हैं। छोटा साधारण बहुमत। जब साधारण बहुमत क्या होता है यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो उपस्थित और मतदान करने वालों का अगर साधारण बहुमत आधे से अधिक, उपस्थित और मतदान करने वाले के आधे से अधिक सदस्य अगर किसी बात के समर्थन में अपना मत दे देते हैं तो साधारण बहुमत से पारित माना जाता है, आधे से अधिक। विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या होती है उसका आधा तथा मतदान करने वालों का 2/3, है ना, मतदान करने वालों का 2/3 अगर प्राप्त हो जाता है तो वो विशेष बहुमत कहलाता है। प्रभावी बहुमत क्या होता है? प्रभावी बहुमत वो होता है कि जो कुल सदस्य होते हैं, है ना, कुल सदस्य, मान लो कुल सदस्य 50 है ना, कुल सदस्य, और इसमें से अभी कुछ पोस्टें अगर रिक्त है ना, जिनका चुनाव नहीं हुआ है या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, मृत्यु हो गई, उस हिसाब से अगर कुल सदस्य 50 है और यहाँ पे मान लीजिए कि 48 सीटें बची है, तो इसका बहुमत, है ना, इसका बहुमत कितना होगा? 25, है ना, आधे से अधिक 25 लोग अगर किसी का समर्थन दे देते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रभावी बहुमत कहलाता है। जो लोकसभा के स्पीकर को हटाया जाता है तो प्रभावी बहुमत के माध्यम से हटाया जाता है। नेक्स्ट आता है विशेषित बहुमत। विशेषित बहुमत क्या होता है? कुल सदन का जो कुल स्ट्रेंथ है, मान लो कि 500 स्ट्रेंथ है, इसका 2/3 का कुल सदस्य संख्या का 2/3 अगर 2/3 अगर किसी चीज में हमको जरूरत पड़ती है तो विशेषित बहुमत कहलाता है। जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है, तो उसमें विशेषित बहुमत की आवश्यकता होती है ना। साधारण बहुमत का मैं उदाहरण बता देता हूँ। जैसे राज्यों का निर्माण साधारण बहुमत से होता है। विशेष बहुमत का अगर देखेंगे तो जब केंद्र राज्यों के मध्य संबंध अगर कभी प्रभावित होंगे, है ना, जैसे GST को लागू किया गया था तो उसे विशेष बहुमत पारित किया गया था। इसी के अंदर एक छोटा सा टर्म जुड़ जाता है विशेष बहुमत के अंतर्गत विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन, है ना। जब संघीय ढांचे पर असर पड़ता है तो आधे राज्यों को अनुसमर्थन भी जरूरत होता है। इसमें क्या होता है, जो राज्य सरकारें होती है वो अपने विधानसभाओं में साधारण बहुमत से उस बिल के समर्थन में अगर पास करती है तभी जाकर, और पूरे जितने भी राज्य उनमें से आधे से ज्यादा विधानसभाएं अगर उसके पक्ष में ऐसा संकल्प पारित कर देती है साधारण बहुमत से, तभी जाकर वो परिवर्तन हो पाता है। तो ये हो गया विशेष प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन। प्रभावी बहुमत से किसको हटाया जाता है? मैंने जो बताया था लोकसभा के अध्यक्ष को प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है। विशेषित बहुमत जो मैंने अभी बताया था, विशेषित बहुमत से किसको हटाया जाता है? राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ठीक है, तो अगले वाले तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वाले वीडियो में हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। तब तक के लिए